हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। मैं प्रशांत कुमार शुक्ला, एडवोकेट। साथियों, आज के वीडियो में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का एक और इम्पोर्टेंट लेटेस्ट जजमेंट के बारे में, जो कि 17 मार्च 2023 धारा 498 ए, 304 बी, 306 और 120 बी आईपीसी, साथ ही साथ 3/4 डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट के मामले में आया है, जहां पति और उसके परिवार वाले और साथ ही साथ उनको जो रिलेटिव हैं, उन्हें मध्य प्रदेश हाई कोर्ट द्वारा उनको जो भी आरोप लगाए थे, उनको उन सभी आरोपों से दोष मुक्त कर दिया। तो उसी के मामले में एक इंपॉर्टेंट जजमेंट जो कि हाल ही में 17 मार्च 2023 को आया है। इस जजमेंट में जो एप्लेंट है, यानी कि अपीलकर्ता की तरफ के जो एडवोकेट, उन्होंने किस महत्वपूर्ण बिंदुओं पर डिस्कशन किया और कोर्ट के समय वो बिंदुओं को रखा, उसी पे ये जो इंपॉर्टेंट जजमेंट आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। और साथ ही साथ अगर आपका केस 498, 304 बी और इन सब धाराओं में है, तो आपको अपनी केस को कैसे अच्छा मजबूत बनाना है और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और अच्छे ग्राउंड्स लेने हैं, वो आज के वीडियो हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो चैनल में अगर आप पहली बार हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि वीडियो का सबसे पहले नोटिफिकेशन देखने को मिले। और अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो तो दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, या हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर या मुझसे कॉल करके भी आप मुझसे अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि ये जो मामला है, यानी कि जो लड़की, उसके जो परिवार वालों ने ये बताया कि एक कंप्लेंट कराई कि 5/5/2009 को उन्होंने अपनी लड़की के एक इंगेजमेंट कराई। इंगेजमेंट सेरेमनी में उन्होंने एप्लेंट के साथ जब कराते हैं, तो उसी समय उन्होंने यानी कि उसके पति और उसके परिवार वालों को 10 लाख रुपए जो उन्होंने मांग की थी, वो उस समय दिया। साथ ही साथ उन्होंने जो बाकी का जो 5 लाख, साथ ही साथ एक बोलोरो जीप की भी बात की थी, उन्होंने 16/6/2009 यानी कि तिलक सेरेमनी जो हुई थी उसमें उन्होंने दिया। फिर उसके बाद उन्होंने एप्लेंट के साथ अपनी लड़की की शादी कर देते हैं और 22/6/2009 की इनकी शादी होती है। उसके बाद जो पीड़िता है वो अपने पति के घर जाती है, अपने ससुराल जाती है, जहां पे पति और उसके जो परिवार वाले, उसके ससुराल वाले, उसके रिलेटिव उससे और अतिरिक्त दहेज की मांग करते हैं और ये कहते हैं कि जब तुमसे 50 तोला सोना या ज्वेलरी की मांग की थी, तो तुमने वो शादी के समय या अब शादी जब हो गई उसके बाद क्यों नहीं लाया। उसके अलावा तुमने 2 लाख और 1 लाख, वो भी उसकी जो डिमांड की थी, वो भी कैश में भी नहीं लाया। इस तरह का वो उस लड़की को, जो उनके परिवार वाले और उसके जो रिलेटिव है, इस तरह का ताना मारते हैं। साथ ही साथ जो उसके पीड़िता के जो फैमिली वाले ने, जो इनके पिता थे, उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि पति का एक दूसरी औरत के साथ एक अवैध संबंध चल रहा है, वो उसके साथ रह रहा है, जिसके कारण जो पीड़िता है, यानी कि उसकी जो लड़की है, वो एक मेंटली उसको टॉर्चर हुआ और जिसके कारण वो उसने इस तरह का कदम उठाया और उसकी लड़की ने सुसाइड कर लिया। उसके बाद ये एक एफआईआर दर्ज होती है। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होता है। इन्वेस्टिगेशन में जो धारा लगती है वो 306, 498 ए, साथ 3/4 डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट की धारा लगती है। इन्वेस्टिगेशन जब पूरा कंप्लीट होता है तो जो फाइनल धारा लगती है वो उसमें 120 बी और साथ ही साथ 304 बी दहेज हत्या का, साथ ही साथ अल्टरनेटिव जो धारा लगाई जाती है 302, 306, 498, साथ ही साथ 3/4 डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट के। उसके बाद जब इनका ट्रायल स्टार्ट होता है, तो जो प्रोसिक्यूशन की तरफ से 24 विटनेस का एग्जामिन किया जाता है, जहां उसके फादर, उसके लड़की के फादर, लड़की का भाई, उसकी मदर, काफी लोगों का एग्जामिन होता है। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो वहां पे होती है, वो हम लोग अभी आगे डिस्कस करेंगे। जब इन सब का विटनेस का जब एग्जामिन होता है, तो लंदन ट्रायल कोर्ट द्वारा एप्लेंट को, उसके परिवार वालों को और उसके रिलेटिव को इन सब धाराओं में उनको कन्विक्ट कर लिया जाता है, उनको सजा सुना दी जाती है। फिर इस सजा के खिलाफ जो पति और उसके परिवार वाले मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में एक क्रिमिनल अपील दायर करते हैं। वहां पे जो एप्लेंट के जो अधिवक्ता है, उन्होंने किस महत्वपूर्ण बिंदुओं पे डिस्कशन किया, वो हम जानते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट बिंदु आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। सबसे पहले जो एप्लेंट्स हैं, उसके जो अधिवक्ता है, उन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट बात जो कि ट्रायल कोर्ट ने जब फ्रेम कर रहे थे, तो उन्होंने 7 पॉइंट को कंसिडरेशन दिया। तो जो उसके जो एप्लेंट के जो एडवोकेट थे, उन्होंने ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया कि जो डेथ हुई है वो नेचुरल डेथ थी डिसीज की। दूसरी चीज, और जो लंदन ट्रायल कोर्ट ने जो फाइंडिंग किया
कि जो डाइड हुआ है, मतलब जो मृत्यु हुई है, वो अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्गली दम घुटने से हुई है, क्योंकि उसने सुसाइड किया था। और पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट में आया है कि कोई एक्सटर्नल इंजरी नहीं पाई गई। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये थी। और साथ ही साथ ये भी प्रूफ होता है कि किसी प्रकार की मारपीट नहीं हुई थी एक्यूज्ड के द्वारा, यानी कि एप्लेंट के द्वारा, उसके परिवार वालों द्वारा। लेकिन जो धारा उस पर लगाई गई 306, यानी कि उसने सुसाइड कर लिया, वो उसमें उसके जो इंग्रेडिएंट्स है वो उसको प्रूव करके देखते हुए लंदन ट्रायल कोर्ट ने जो था उसने सजा सुना दी। ये एक इंपॉर्टेंट बात इसमें रखी। जबकि जो 306 जो आईपीसी है वो एप्लेंट के ऊपर बनती ही नहीं है, क्योंकि उसके द्वारा ऐसा कोई मारपीट करना, कोई एक्सटर्नल इंजरी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में भी नहीं पाया गया। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो कि एप्लेंट के जो एडवोकेट थे उन्होंने रखा। साथ ही साथ दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये था कि जो धारा 498 यानी कि 498 यानी कि अगर पति, उसके परिवार वाले यानी कोई रिलेटिव अगर उस पत्नी को उसको मारते हैं, पीटते हैं, उसको मेंटली उसको हैरेसमेंट करते हैं, तब 498 लगता है। तो लेकिन इस तरह का कोई भी डाउरी की डिमांड नहीं हुई। डिमांड ऑफ डाउरी जो एक प्रकार से जो कैश की बात कर रहे थे, गोल्ड ऑर्नामेंट्स की बात कर रहे थे, जो कंसर्न हो रहा था, जो उन्होंने एफआईआर में कराया, वो भी किसी तरह का कोई क्लियर रीजन नहीं था। तो ये बात जो एप्लेंट के जो एडवोकेट थी उन्होंने ये रखी। उसके बाद उन्होंने काफी सारे जजमेंट को साइटेट किया और उन्होंने क्लियर में ये बताया कि जैसे 304 यानी कि जब 304B होता है तो उसमें डाउरी जो डेथ का जो कंसर्न होता है वो सून बिफोर डेथ होता है, यानी कि वुमेन के साथ, उस औरत के साथ सभी कुछ के साथ क्रूएल्टी किया गया हो, उसके हस्बैंड द्वारा, उसके रिलेटिव द्वारा या उसके परिवार वालों द्वारा, और साथ ही साथ उसमें डिमांड की गई हो डॉरी की। तो ये चीज की एक इंपॉर्टेंस थी जो कि 304B में होनी चाहिए। फिर उसके बाद जो प्रोसिक्यूशन के जो विटनेस थे उन्होंने एग्जामिन में ये भी कराया कि जो लंदन ट्रायल कोर्ट द्वारा कि इसकी जो डेथ हुई है उसमें बहुत सारी डिमांड की गई थी डॉरी में। तो जो एप्लेंट के जो एडवोकेट थे उन्होंने एक इंपॉर्टेंट बात ये कही कि इस तरह जो 304B ये कि जो अतिरिक्त दहेज की जो सून बिफोर डेथ की मांग कर रहे हैं कि इन्होंने दहेज के लिए मांग किया, यानी कि जो ये कह रहे हैं कि उसको गाड़ी मांग रहे थे, बोलेरो जीप मांग रहे थे। ऑलरेडी जो पति के पास एक स्विफ्ट डिजायर है, उनके ससुर के पास ऑलरेडी एक एम्बेसडर कार है, तो उनको इस चीज की जरूरत नहीं थी। एक प्रकार से उनको गलत फॉल्सली उनको गलत तरह से फंसाया गया है। ये एक इंपॉर्टेंट बात निकल के आई। दूसरी चीज जो विक्टिम यानी कि डिसीज का जो भाई था वो ये भी कह रहा था कि उसने एक बात ये भी सुनी कि जब वो उसकी जो सिस्टर थी वो सिम लगाने के लिए उससे कही, तो उसने जो डिसीज यानी कि ब्रदर था उसने एक वॉइस रिकॉर्डिंग का सॉफ्टवेयर भी उसमें डाला, जिससे कि जो उसका पति और जब भी उसे अपनी वाइफ के पास फोन करेगा तो उनकी सभी रिकॉर्डिंग रिकॉर्ड हो जाएगी। तो ये भी उसमें बताया गया कि जो पति था एक किसी दूसरी औरत के साथ कुछ दिनों के लिए ट्रेनिंग में जा रहा है, जहां पे वो उसके साथ 15 दिन था, 15 दिन के रिलेशनशिप में था। तो ये भी विटनेस जो प्रोसिक्यूशन विटनेस जो एग्जामिन किया यानी कि उसके जो ब्रदर का था, ठीक है, उसने ये अपने बयान में दिया। तो इस तरह का जो रिकॉर्डिंग है ऑलरेडी ट्रायल कोर्ट द्वारा इसको रिफ्यूज कर दिया गया था, इसको इस पे कोई ज्यादा बात नहीं की गई थी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये था। फिर उसके बाद जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज थी कि किस किस में अपराधों में मतलब होना चाहिए। सबसे पहले अगर हम बात करें 304B, तो 304B की जो आईपीसी यानी कि एप्लेंट के एडवोकेट ने ये बात रखी कि जो एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जो महत्वपूर्ण उसके इंग्रेडिएंट्स हैं, जैसे सेक्शन 113B जिसमें दोनों का एक रिलेवेंट हो, केस एकदम हैंड में हो, मतलब सेक्शन 304B के साथ 113B का एक एविडेंस एक्ट का मतलब डॉरी प्रोविजन एक्ट के लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होता है, जिसमें प्रिजर्वेशन ऑफ डॉरी डेथ होता है। जब ये क्वेश्चन होता है कि पर्सन ने कमिट किया डॉरी, मतलब उस डॉरी की डेथ हुई, तो उस वुमन उस सून बिफोर डेथ होना चाहिए, ठीक है, उसके साथ कोई कैसे क्रूएल्टी हो, हैरेसमेंट हुआ हो और इसका पूरा कनेक्शन एक डिमांड ऑफ डाउरी के साथ हो। तो एक इंपॉर्टेंट बात ये निकल के आई। फिर इस सब को देखते हुए जो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट थे, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इस सब पॉइंट को एनालाइज करते हुए ये देखा कि जो एप्लेंट को कन्विक्ट किया गया था वो केवल जो लीडिंग कॉन्ग्रेंट एविडेंस के आधार पे किया गया,
माली के एक फैक्ट के आधार पे बस किया गया, और जिससे कि उसको एक उसका जो केस को प्रोसिक्यूशन ने उसी के आधार पे केस को हिट कराया, और जिसके कारण एप्लेंट को कन्विक्ट किया गया। लेकिन अगर आप इसको नोटिस करेंगे कि ऐसा बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट ऐसा कुछ क्लियर नहीं हो पाया, सबसे नहीं हो सकता। और दूसरा से जो एविडेंस है वो एक प्रकार की जो क्वालिटी ऑफ नेचर का था, उसका जो कंक्लूजन था उसमें कि एप्लेंट अलोन मतलब भी कमिटेड, मतलब कि एप्लेंट ने ही वो अपराध किया हो, ऐसी बात कोई क्लियर करके भी नहीं आ रही थी। दूसरा साथ ही साथ इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो कॉन्ग्रेंट एविडेंस का था, और साथ ही साथ जो रिलेटिव की बात थी कि जो रिलेटिव ने कह रहे हैं कि रिलेटिव ने भी उनको मेंटली फिजिकली टॉर्चर किया, साथ ही साथ उसके साथ हैरेसमेंट किया, क्रुएल्टी किया। तो ऑलरेडी उनके जो रिलेटिव हैं वो दोनों जो रिलेटिव हैं जितने भी एक्यूज्ड हैं उनमें से थर्ड फोर वाले जो एक्यूज्ड हैं वो ऑलरेडी दूसरे जिले में पोस्टिंग है, उनका इस समय कोई रिलेशन ही नहीं, तो किस प्रकार का इंटेंशन हो सकता है। तो एक इंपॉर्टेंट बात ये भी निकल के आई। साथ ही साथ इसमें जो 120B की बात की कि इन्होंने षड्यंत्र करके किया, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करके किया, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज ये भी निकल के आए कि जब ऑलरेडी उनके रिलेटिव दूर जगह रह रहे हैं तो किस प्रकार का क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, तो 120 का भी अपराध नहीं बनता। साथ ही साथ 304 भी तो सून बिफोर डेथ, उसका भी अपराध नहीं बनता, ठीक है, क्योंकि उनके ऑलरेडी जो रिलेटिव वो बाहर थे तो उनके ऊपर भी अपराध नहीं बनता। तो इस तरह कोड एनालाइज करते हुए सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखते हुए, और जो एप्लेंट थे उसको जो उनके ऊपर लगाए गए दो आरोप थे 498A, 304B, 306, साथ ही साथ 120B 3/4 डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, इन सब में उनको जितने भी चार्ज थे उनके ऊपर उन सभी को उनको एक्विटेड कर दिया, उनको दोष मुक्त कर दिया। तो ये एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट है जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो इस तरह का जजमेंट को आपको समझना है। अगर आपका केस 498, 304 इस तरह धाराओं में है तो आपको सबसे पहले उसके इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स को देखना है कि आपका जो धारा लगी, आप पे जो आरोप लगा है, उसके इंपॉर्टेंट ग्राउंड्स क्या हो सकते हैं। तो ये सब जो आज की जजमेंट में हम लोगों ने डिस्कशन किया, कॉन्ग्रेंट एविडेंस के आधार पर जो सजा हुई, और ऐसा कोई रीजन नहीं था, चाहे वो 120B हो, 498A हो, 304B या 306, इस सब में ऐसा कोई अपराध नहीं जो कि एप्लेंट उसके परिवार वालों पे होता हो। इस सब आधार पर जो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने एप्लेंट को और उसके जितने भी साथ के साथ उनके रिलेटिव और उनके परिवार वालों को सबको एक्विटेड कर दिया। तो आपको ये ध्यान में रखते हुए अपना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, अपने ग्राउंड्स को लेना है, और अगर आपको इस जजमेंट को पढ़ना है, समझना है, तो दिए गए हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं एनी क्वेरी के लिए। और साथ ही जो जजमेंट है अगर इसको पढ़ना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इसके ऑलरेडी लिंक मैं दे दूंगा, आप वहां जाके इसको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, और मेरे दिए गए व्हाट्सएप नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।